हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 13 स्वतंत्र भारत भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। पहले भाग में राज्यों की रचना और पुनर्रचना के बारे में पढ़ाई थी। महागुजरात आंदोलन नेता इंदुलाल याज्ञिक के बारे में पढ़ाई। गुजरात राज्य की स्थापना के बारे में हम लोग जाने। फ्रांसीसी और पुर्तगाली संस्थानों का भारत संघ के साथ विलय, उसके बावजूद भी कुछ प्रदेश फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के अधिकार में थे, जिसमें हम लोगों ने पांडिचेरी के विलय के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे गोवा, दीव, दमन का विलय भारत में। इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसियों की अपेक्षा पुर्तगीज ज़्यादा हठी अर्थात जिद्दी निकले। वे गोवा को पुर्तगीज साम्राज्य के प्रतिष्ठा स्वरूप मानते थे। समझौते और वार्ता द्वारा यह प्रदेश भारत को सौंपने के लिए भारत सरकार ने खूब प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। इस तरफ गोवा को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 15 अगस्त 1955 के दिन आयोजित गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने गोवा, दमन, दीव में प्रवेश करने का प्रयास किया। उस संघर्ष में 200 सत्याग्रही शहीद हुए। सत्याग्रह और समझाने जैसे उपाय कारगर सिद्ध नहीं होंगे, ऐसा मानकर भारत सरकार ने गोवा को मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू करने का निर्णय किया। 17-18 दिसंबर 1961 की मध्य रात्रि यानी आधी रात को जनरल चौधरी के नेतृत्व यानी देखरेख में सैनिक अभियान शुरू हुआ। दूसरे दिन दोपहर को अभियान पूरा हुआ। भारतीय दलों ने गोवा, दीव और दमन पर अधिकार करके वहां राष्ट्रध्वज फहराया। इस तरह से पश्चिमी साम्राज्य का रहा सहा अवशेष भी भारत की धरती पर से दूर हुआ। गोवा, दीव, दमन का विलय यानी भारत में सम्मिलित करने के बारे में यहाँ बताया गया है कि फ्रांसीसियों की तुलना में पुर्तगीज ज़्यादा हठी थे, जिद्दी निकले। वे गोवा को पुर्तगीज साम्राज्य के सम्मान के रूप में मानते थे। समझौते और बातचीत द्वारा यह प्रदेश भारत को देने के लिए भारत सरकार ने खूब प्रयत्न किया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। इस तरह गोवा को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन जोर शोर से आगे बढ़ने लगा, रफ्तार ले लिया। 15 अगस्त 1955 के दिन आयोजित गोवा मुक्ति यानी गोवा को आज़ाद कराने के जैसा आंदोलन के समय हजारों लोगों ने गोवा, दमन, दीव में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। उस लड़ाई में 200 सत्याग्रही शहीद हुए। आगे सत्याग्रह और समझाने जैसे उपाय यानी तरकीब कामयाब साबित नहीं होंगे, ऐसा मानकर भारत सरकार ने गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू करने का फैसला किया। 17-18 दिसंबर 1961 की आधी रात को जनरल चौधरी के देखरेख में नेतृत्व में सैनिक अभियान शुरू हुआ। दूसरे दिन दोपहर को यह अभियान पूरा हुआ। भारतीय दलों ने गोवा, दीव और दमन पर अधिकार प्राप्त करके वहां राष्ट्रध्वज फहराया। इस तरह से पश्चिमी साम्राज्य का बचा खुचा अंश भी भारत की धरती से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आगे पढ़ेंगे। इतना जानिए, ईस्वी सन 1961 से 1987 तक दीव, दमन और गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहे, यानी केंद्र सरकार का उस पर अधिकार रहा। 12/8/1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का स्थान अर्थात दर्जा मिला। आगे पढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच संबंध अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के संबंध हैं, रिश्ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्र होते ही भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध बिगड़े। दोनों देशों की सरहद यानी सीमा के संबंध में समाधान न होने से भारत की सीमा पर पाकिस्तान की घुसपैठ चलती ही रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले पर भारी मतभेद रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी सन 1948, 1965 और 1971 में इस तरह 3 बार युद्ध हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत के आज़ाद होते ही भारत और पाकिस्तान के बीच
जो रिश्ता था वो बिगड़ने लगा था। दोनों देशों की सीमा को लेकर समाधान न निकलने से भारत की सीमा पर पाकिस्तान की घुसपैठ चलती ही रहती है। पाकिस्तान के लोग यहाँ भारत की सीमा पर घुसने का प्रयास करते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले पर भी भारी मतभेद रहा है। अलग अलग दोनों देशों की सोच रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी सन 1948, 1965 और 1971 में इस तरह का 3 बार युद्ध हुआ है। आगे पढ़ेंगे, जिनमें पाकिस्तान हर बार हारा। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता और शिमला समझौता हुआ, फिर भी पाकिस्तान इन समझौतों का पालन नहीं करता। ईस्वी सन 1999 में जब पाकिस्तान दल कारगिल क्षेत्र में घुस आया तब विवश होकर भारत को सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ा। यहाँ बताया गया है कि पाकिस्तान और भारत में 3 बार युद्ध हुआ। तीनों बार भारत से पाकिस्तान पराजित हुआ। हार का मुंह उसे देखना पड़ा। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता और शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में यह कहा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी बात को लेकर किसी तरह की समस्या है तो आपस में दोनों देश बातचीत के द्वारा इस समस्या का हल निकालेंगे। युद्ध की नीति नहीं अपनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस नियम को तोड़कर, उसका उल्लंघन करके बार बार भारत पर हमला करता रहता है। ईस्वी सन 1999 में जब पाकिस्तान दल कारगिल क्षेत्र में घुस आया तब लाचार होकर भारत को सैनिक की शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। आगे पढ़ेंगे, ईस्वी सन 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। इस तरह अब दोनों देश परमाणु शस्त्र वाले देश बने हैं। अच्छे संबंध बनाने की जितनी मात्रा में उत्सुकता भारत जताती है या जताई है, उसका समुचित प्रतिभाव पाकिस्तान ने नहीं दिया। यह खेदजनक बात है। यहाँ पे बताया गया है कि ईस्वी सन 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। इस तरह अब दोनों देश परमाणु शस्त्र वाले देश बन गए हैं। अच्छे रिश्ते बनाने की जितनी अधिक मात्रा में प्रमाण में जल्दीबाजी भारत दिखाती है, उसका समुचित यानी सही ढंग से प्रतिभा यानी अपना विचार पाकिस्तान ने नहीं दिया। यह बहुत ही दुख की बात है। आगे पढ़ेंगे, वर्तमान भारत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के 64 वर्षों बाद हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा। संविधान में निर्धारित किए गए आदर्शों को हमने सिद्ध किए। पंचवर्षीय योजनाओं के अमल के बाद भारत में औद्योगिक विकास का सही अर्थ में प्रारंभ हुआ। सूती कपड़े, चीनी, लोहा इस्पात के उपयोग, इंजीनियरिंग, रसायन, कोयला उद्योग इत्यादि का अच्छा विकास हुआ। औद्योगिक चीज़ वस्तुओं के मामले में हम स्वावलंबी बने। स्वावलंबी का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर होना, आश्रित होना। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऊर्जा, खनिज तेल, कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, खाद्य, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उद्योग को भी गति मिली है। अभी के भारत के बारे में यहाँ बताया गया है कि आज़ादी के 64 साल के बाद हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा। संविधान में निर्धारित किए गए आदर्शों से हमने प्रमाणित किए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अमल के बाद, लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक विकास का सही अर्थ में शुरुआत हुआ। सूती कपड़े, चीनी, लोहा इस्पात के उपयोग, इंजीनियरिंग, रसायन, कोयला उद्योग आदि का अच्छा प्रगति हुआ है, विकास हुआ है। औद्योगिक चीज़ वस्तुओं के मामले में हम स्वयं पर निर्भर बने हैं। अपने देश में ही इन चीज़ों का उत्पादन होता है, दूसरे देश पर हम निर्भर नहीं हैं, आधारित नहीं हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऊर्जा, खनिज तेल, कंप्यूटर, माइक्रोचिप्स, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, खाद्य, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उद्योगों को भी रफ्तार मिला है, इसमें भी तेज़ी आई है। आगे पढ़ेंगे, बहुत से विदेशी विवेचक मानते थे कि भारत एक देश के रूप में अधिक समय तक नहीं टिक सकता। कुछ लोग मानते थे कि भारत सैनिक शासन के अंतर्गत आ जाएगा,
परंतु ये शंका निर्मूल यानी बिना अर्थ का साबित हुआ। भारत आज तक प्रजातंत्र की राह पर है, जो गौरवमयी सफलता है। यहाँ के लोगों की भाषा और धर्म की विविधता यानी अनेकता राष्ट्र की एकता में बाधक अर्थात रुकावट नहीं बनी है। औद्योगिक, वैज्ञानिक, आंतरिक स्वरूप की सुविधाएं, कृषि और शैक्षणिक विकास में राष्ट्र ने प्रगति की है, विकास किया है। यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान समय में भारत के लिए बहुत से विदेशी विवेचक यानी जानकार मानते थे कि भारत एक देश के रूप में अधिक समय तक रुक नहीं सकता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ तक मानते थे कि भारत सैनिक शासन के अंतर्गत आ जाएगा, सैनिक शासन के अधिकार में आ जाएगा। लेकिन उनकी ये सोच, उनकी ये दुविधा बिना अर्थ का सिद्ध हुआ। भारत आज तक प्रजातंत्र की राह पर है और गौरवमयी यानी सम्मानित पूर्ण सफलता प्राप्त की है। यहाँ के लोगों की भाषा और धर्म की अनेकता राष्ट्र की एकता में कभी रुकावट नहीं बनी। औद्योगिक, वैज्ञानिक, आंतरिक स्वरूप की सुविधाएं, कृषि और शैक्षणिक विकास में भारत ने प्रगति की है, विकास किया है। आगे पढ़ेंगे। परंतु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि आज भी जाति के भेदभाव देखने को मिले हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श होने पर भी अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष हुए हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि धनी और गरीब वर्ग के बीच अंतर लगातार बढ़ता रहा है। भारत के अमुक यानी खास समूह को आर्थिक विकास का अधिक लाभ हुआ है, वे आलीशान मकान में रहते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। शहरों में झुग्गियों में रहने वाले बहुत से लोग अपने बच्चों को विद्यालय में भी नहीं भेज सकते। महंगाई और भ्रष्टाचार असह्य रूप से बढ़ रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि हमारा देश अनेक धर्म जाति के लोगों से बना हुआ है देश है। अनेक धर्म जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर भी हमारा देश प्रगति कर रहा है, किसी तरह का इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन यह भी दूसरी ओर सत्य है कि आज भी जाति को लेकर लोगों में भेदभाव देखने को मिलते हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श होने पर भी अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच युद्ध हुए हैं, जबकि संविधान किसी धर्म को नहीं मानता। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि जो धनी है, अमीर है और गरीब वर्ग यानी जाति के बीच दूरी यानी अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के खास समूह को आर्थिक विकास का अधिक फायदा हुआ है, वे आलीशान मकान में रहते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग आज भी गरीबी के रेखा के नीचे जीते हैं। शहरों की झुग्गियों में रहने वाले बहुत से लोग, झुग्गी यानी झोपड़ियों में रहने वाले बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूल यानी विद्यालय, पाठशाला में भी नहीं भेज सकते। महंगाई और भ्रष्टाचार अब सहने के लायक नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारा संविधान कानून की दृष्टि से सभी को समान मानता है, परंतु वास्तविक जीवन में अमुक भारतीय दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। स्वतंत्रता के समय में निर्धारित किए गए आदर्शों की दृष्टि से देखें तो भारतीय लोकतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, परंतु यह भी हकीकत है कि वह निष्फल भी नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि हमारा संविधान कानून की नज़र से सभी को समान मानता है, सभी को एक समान अधिकार है, लेकिन वास्तविक जीवन में खास भारतीय दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, ताकतवर है। आज़ादी के समय निर्धारित किए गए, तय किए गए आदर्शों की नज़र से देखें तो भारतीय लोकतंत्र बहुत बड़ी कामयाबी का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह भी सच है कि वह असफल भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन, अनुयायी का मतलब होता है शिष्या। यहाँ पे पढ़ाया गया है आगे। आर्थिक नीति के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मीरा बहन ने 1949 में लिखा है कि विज्ञान और यंत्रों द्वारा उसे मानवता को अमुक समय तक अधिक लाभ हो सके हैं, परंतु अंत में तबाही ही मिलेगी। हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमानुसार जीवन बिताना चाहिए, तभी हम स्वस्थ और सभ्य प्रजाति के रूप में जी सकेंगे।
यहाँ पे महात्मा गांधी के जो शिष्या थीं मीरा बहन, उन्होंने कहा है कि आर्थिक नीति के कारण पर्यावरण पर पड़े असर पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मीरा बहन ने 1949 में लिखा है कि विज्ञान और यंत्रों द्वारा यानी मशीनों द्वारा उसे मानवता को अमुक यानी खास समय तक अधिक लाभ हो सकते हैं, लेकिन अंत में तबाही ही मिलेगी, बर्बादी ही मिलेगी। हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करके उसके विषय में ज्ञान ले करके उसके नियम के अनुसार जीवन जीना चाहिए, बिताना चाहिए, तभी हम स्वस्थ और सभ्य प्रजाति के रूप में जी सकेंगे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। ध्यान से आप लोग वीडियो को सुनिएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। प्रश्न उत्तर आप लोगों को भेज दिया जाएगा। लेसन सभी को पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।